जहां अब से कुछ ही देर की बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। चंद घंटों की बारिश में 30 समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां आपको बता दें कि भारी जल जमाव के हालात हो चुके हैं। सड़कों पर पानी भरने से लोगों का आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। खास बात तो यह है कि आमापारा वार्ड के पार्षद ने कुछ दिन पहले ही वार्ड में जल जमाव नहीं होने का दावा किया था, लेकिन बारिश ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं नगर निगम के नालियों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब लोगों की चिंता है कि अगर शुरुआती बारिश में शहर का यह हाल है तो पूरे मॉनसून की स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। और ये तस्वीरें आपको धमतरी की दिखा रहे हैं, जहां पर पहली बारिश में धमतरी शहर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। इस कदर पानी भर चुका है कि लोगों को आवाजाही में बड़ी परेशानी हो रही है। चंद घंटों की महज बारिश हुई और सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है और यही गंदा नाली का जो पानी है जिसकी निकासी नहीं हो पा रही, ये अब लोगों के घरों में भी घुस रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी अब 4 गुना और बढ़ गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि अभी हाल फिलहाल में पार्षद की तरफ से दावा किया गया था कि चाहे कितनी भी बारिश हो यहां पर जलमग्न नहीं होगा, क्योंकि जल निकासी की विशेष व्यवस्था की गई है। लेकिन पार्षद के दावे के बाद जब महज कुछ घंटों की बारिश हुई तो उसके बाद यह हाल हो गया। अब पार्षद मुंह छिपाते हुए भाग रहे हैं ताकि उनसे कोई सवाल ना पूछ ले, उनसे कोई ये ना पूछ ले कि जलमग्न के हालात कैसे हुए हैं। अब पानी निकासी या जल निकासी के लिए क्या कुछ यहां पर स्थिति रहेगी या फिर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि इस तरह से ट्रैफिक अव्यवस्था देखने को मिल पाएगी। लोगों के घरों में गंदा पानी घुसेगा जिसकी वजह से वो बीमार हो सकते हैं और भी कई ऐसी बड़ी परेशानी यहां लोगों के अब घरों पर दस्तक देती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये आमापारा में जल जमाव की स्थिति है और पार्षद के दावों की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है, क्योंकि चंद घंटों की बारिश हुई और शहर की रफ्तार किस तरह से धीमी हो गई है, ठप पड़ गई है, वो इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो देखिए धमतरी की लगातार तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। धमतरी में पहली बारिश हुई, मानसून दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि आगे आने वाले समय पे अभी और भारी से भारी बारिश होगी। और अभी महज कुछ घंटों की बारिश में अगर धमतरी का ये हाल है तो सोचिए अगर लगातार मूसलाधार बारिश हुई तो उस दौरान क्या कुछ स्थिति यहाँ पर पैदा हो सकती है, लोगों को किस कदर परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये तो महज आमापारा की तस्वीर है जहां पर जल भराव हो चुका है। लोगों को आवाजाही में कई तरह की परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है और यही गंदा पानी है जो लोगों की दुकानों में या फिर मकानों में अब घुस रहा है। अब ये पानी लोगों के मकान और दुकान में जैसे ही जा रहा है तो सोचिए कि किस कदर परेशानी न सिर्फ लोगों को यहां पर इस गंदे पानी की वजह से हो रही होगी, बल्कि इस गंदे पानी की वजह से कितनी बीमारी और दस्तक देने वाली है। हालांकि प्रशासनिक अमला, जब मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई थी तो प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है, क्योंकि अब डायरिया, जॉन्डिस और कई ऐसी बीमारी, खांसी, जुकाम, बुखार जो अब इस गंदे पानी की वजह से या फिर लगातार हो रही बारिश की वजह से देखने को मिल पाएंगे। लेकिन इसमें बड़ी बात ये जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है कि हाल फिलहाल में पार्षद की तरफ से दावे किए गए थे और उन दावों को लेकर यह कहा गया था कि चाहे कितनी भी बारिश हो लेकिन यहां पर जल जमाव जैसे हालात नहीं बनेंगे, लोगों को मानसून में या फिर बारिश में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब हालात बेकाबू हो चुके हैं। सबसे ज्यादा जलमग्न अगर कोई वार्ड होता है तो आमापारा वार्ड होता है, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी सुशासन वाली सरकार आने के बाद काफी लंबे समय से, लगभग 40-45 साल से आमापारा वार्ड जलमग्न होता है, पानी भर जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सबसे पहला काम हमने किया, वार्ड वासियों ने मिलकर एक सर्वे कराया गया, आर्किटेक्ट बुलाया गया और 50 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाया गया नाली का। अब बात अगली खबर की, जहां धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्रों से शिक्षा व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई। रिसगांव हाई स्कूल में छात्र छात्राएं रोज की तरह यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल पहुंचे, लेकिन स्कूल का ताला तक नहीं इस दौरान खुल पाया, जिसके बाद आपको बताते चले कि एक भी शिक्षक मौके पर नहीं पहुंचा। काफी देर इंतजार के बाद बच्चों को मायूस होकर घर वापस लौटना पड़ा। और हैरानी की बात यह रही कि इसी क्षेत्र के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल समय पर खुले और पढ़ाई भी हुई है, लेकिन हाई स्कूल पूरी तरह से बंद रहा। अब ग्रामीण और पालकों का आरोप है कि हल्की बारिश का बहाना बनाकर शिक्षक अक्सर स्कूल नहीं जाते और इसी तरह की सिचुएशन पैदा की जाती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। मामले को लेकर जिला कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि शिक्षक दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रिसगांव स्कूल का ये शिकायत प्राप्त हुआ है, इसके ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा। तो स्पेशली हम लोगों ने बीओ को निर्देशित किया गया है कि आजकल सारे इनफैक्ट अटेंडेंस राज्य शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार पूरा अटेंडेंस 100% बायोमेट्रिक के थ्रू ही किया जाना है, और जहां पे भी ऐसे टीचर्स अनुपस्थित रहेंगे उनका सैलरी से भी कट हो जाएगा। और बहुत मान लीजिए बिना परमिशन में उन्होंने छुट्टी लिया हुआ है तो वो ब्रेक इन सर्विस वगैरह भी हो सकता है। तो ये राज्य शासन से अभी इनफैक्ट सभी स्कूल के लिए नियम लागू किया गया है। और अब बात रायपुर की, जहां पंडरी थाना क्षेत्र में हुई करीब 70 लाख रुपए की चोरी का रायपुर पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। कारोबारी पंकज अग्रवाल के घर में काम करने वाले रसोईया महेंद्र यादव ने अपने साथी पिंटू यादव के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया और समता एक्सप्रेस से नागपुर फरार हो गया। आपको बता दें कि एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और पंडरी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरपीएफ की मदद से दोनों आरोपियों को नागपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 51.50 लाख रुपए नकद बरामद किए, साथ ही सोने चांदी के आभूषण, गिन्नी सिक्के और पेन ड्राइव सहित करीब 70 लाख रुपए का चोरी का सामान और 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। अब दोनों आरोपियों के खिलाफ पंडरी थाना में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। और देखिए, रायपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पंडरी चोरी कांड में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 6 घंटे में पुलिस ने इस चोरी की गुत्थी को सुलझाकर बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। और तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो रसोईया किस तरह से मास्टरमाइंड निकला, जहां भारी संख्या में आपको बता दें कि कैश बरामद किया गया है और इसके साथ ही न सिर्फ कैश बल्कि सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का ये कहना कि लंबे समय से इस तरह की चोरी की बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे और जब लगातार इस तरह से वो सोच रहे थे, आरोपियों की मंशा ये थी कि चोरी करके वो फरार हो जाए, लेकिन इस बार पुलिस के वो हत्थे चढ़ ही गए। अब ऐसे में पुलिस का ये कहना कि अभी इनसे प्रक्रिया कानूनी तौर पर चलाई जा रही है और जो चोरी का पूरा माल है वो बरामद कर लिया गया है और उसी के आधार पर आगे कार्रवाई का सिलसिला बढ़ाया जाएगा, ताकि इनसे ये भी पूछा जा सके कि इनके गिरोह के क्या और भी कोई सदस्य हैं या फिर कोई यार दोस्त हैं जो इस तरह की वारदातों में संलिप्तता जिनकी देखने को मिल रही थी। साथ ही राजधानी रायपुर में सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पर 1 अगस्त से सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू होने का दावा किया जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज ने इस खबर को पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन बताया। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल प्रीपेड बिजली व्यवस्था केवल सरकारी विभागों के बिजली कनेक्शनों के लिए प्रस्तावित है। आम घरेलू और इसके साथ ही व्यावसायिक और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं पर यह व्यवस्था लागू नहीं की जा रही। कार्यपालक निदेशक राजस्व एसके ठाकुर ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल अफवाहों पर भरोसा न करें। बिजली से जुड़ी हुई जानकारी केवल अधिकृत और आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार ये खबर फैलाई जा रही है कि बिजली कंपनियों की तरफ से प्रीपेड बिजली व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन अब ये जो वायरल दावा है सोशल मीडिया पर किया गया, विशेषकर इंस्टाग्राम पर, उसको अब बिजली कंपनियों की तरफ से भ्रामक बताया जा रहा है। और बिजली कंपनियों का कहना, जो ये खबरें फैलाई जा रही हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बिजली कंपनी ने वायरल पोस्ट का खंडन किया है और साथ ही कहा कि जब भी कोई खबर इस तरह की आपके पास आए तो उससे पहले फैक्ट चेक जरूर करें, ताकि आपको हकीकत पता रहे कि आखिर उस खबर की हकीकत क्या है, क्योंकि घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रीपेड व्यवस्था लागू नहीं होगी। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है और उससे सावधान रहने की अपील लगातार बिजली विभाग कर रहा है। बिजली कंपनी ने वायरल पोस्ट का खंडन भी कर दिया है। निदेशक है राजस्व निदेशक कार्यपालक एसके ठाकुर, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आया और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो फेक न्यूज हैं, उस पर आसानी से भरोसा ना करें, क्योंकि बिजली विभाग या कंपनी की तरफ से अगर कोई बड़ा ऐसा ऐलान किया जाएगा या फैसला लिया जाएगा तो सबसे पहले उसकी जानकारी खुद बिजली उपभोक्ताओं तक वो लोग पहुंचाएंगे। लेकिन अभी ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है और जो खबरें यहां पर फैलाई जा रही हैं वो अभी यहां पर भ्रामक है। घरेलू उपभोक्ताओं पर इस तरह का कोई भी व्यवस्था लागू नहीं होगी। सोशल मीडिया की खबरों से और अफवाहों से सावधान रहने की बात भी कही गई है। तो
तो देखिए, रायपुर से खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भ्रामक खबरें हैं वो यहां पर फैलाई जा रही हैं। और अब इसके साथ ही आपको बता दें कि इस तरह की खबरों को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि ऐसी खबरों पर विश्वास ना करें। अगर आप विश्वास करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका अंजाम ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सभी खबरें भ्रामक हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस बात का जिक्र किया जा रहा है। सोशल मीडिया अफवाहों से सावधान रहने की बात भी लगातार की जा रही है। बिजली कंपनी ने वायरल पोस्ट का पूरी तरह से खंडन किया है और साथ ही कहा कि जिसने भी इस तरह की फर्जी खबरें फैलाई हैं उसका भी पता लगाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों के दिमाग के साथ खेलने का काम किया जा रहा है। जब इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं तो उसका असर सीधे तौर पर लोगों पर पड़ता है। और बिजली कंपनी ने वायरल पोस्ट का खंडन कर दिया है। प्रीपेड बिजली व्यवस्था पर वायरल दावा पूरी तरह से गलत है, इस बात का भी जिक्र किया गया। घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रीपेड व्यवस्था लागू नहीं होगी, लगातार ये कहा जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर जो अफवाहों का बाजार गर्म है उससे सावधान रहने की अपील बिजली कंपनी की तरफ से की गई है। और बिजली कंपनी का कहना कि अगर इस तरह का कोई भी पोस्ट यहां पर किया जाता है या कोई दावा किया जाता है तो सबसे पहले खुद बिजली कंपनी की तरफ से जानकारी यहां पर साझा की जाएगी। साथ ही राजनांदगांव में कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव के घर पर महापौर मधुसूदन यादव पहुंचे। आपको बता दें कि उन्होंने ज्ञानेश्वरी के माता पिता से मुलाकात कर परिवार को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी और हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। महापौर ने कहा कि ज्ञानेश्वरी ने अपनी मेहनत और अपने समर्पण से जिले, प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है और नाम रोशन किया। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए ज्ञानेश्वरी से भी बात कर उन्हें भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी वीडियो कॉल के माध्यम से खिलाड़ी और उनके परिवारों को ढेरों बधाई दी है, जहां परिवार ने इस सम्मान और सहयोग के लिए सभी का आभार जताया। तो देखिए किस तरह से खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है। रजत विजेता ज्ञानेश्वरी के घर पर महापौर यहां पर पहुंचे। ज्ञानेश्वरी की सफलता पर परिवार को शुभकामनाएं और बधाई दी गई है। पुष्प गुच्छों से सम्मानित ज्ञानेश्वरी को किया गया, उसके मेडल्स को यहां पर देखा गया और उसके इस जो मेहनत थी उसको भी यहां पर सराहने का काम किया गया महापौर की तरफ से। बलरामपुर जिले की 2 शासकीय अंग्रेजी शराब दुकानों में लाखों रुपए के गबन का मामला सामने आया। आपको बता दें कि वाड्रफ नगर और कुसमी शराब दुकान की बिक्री राशि के मिलान में बड़ी गड़बड़ी मिलने पर आबकारी विभाग ने अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराई है। जांच में कुसमी दुकान से 9,66,000 रुपए और वाड्रफ नगर दुकान से 7,59,000 रुपए की कमी पाई गई। दोनों दुकानों के सेल्समैन फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। आबकारी विभाग का कहना है कि घाटे की राशि संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी से वसूल की जाएगी। वहीं प्रारंभिक जांच में कुछ कर्मचारियों द्वारा फर्जी आधार कार्ड के जरिए नौकरी पाने की बात भी सामने आई, जहां पुलिस पूरे मामले की इस वक्त जांच में जुटी हुई है। तो देखिए बलरामपुर से खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां विदेशी मदिरा दुकान वाड्रफ नगर का ये पूरा मामला है। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। शराब की दुकान में किस तरह से भीड़ यहां पर लगी है और उसको लेकर यहां पर कई तरह की जो शिकायतें हैं वो भी देखने को मिल पाई हैं। और वाड्रफ नगर कुसमी दुकानों के सेल्समैन फरार बताए जा रहे हैं। आबकारी विभाग ने एफआईआर दर्ज करा ली है। आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। 2 शराब दुकानों में लाखों रुपए का गबन का मामला उजागर हुआ। वाड्रफ नगर और कुसमी, इन दोनों दुकानों में घटती आई थी और इन दोनों दुकानों के जो चीफ सेल्समैन हैं वो अभी फरार हैं। तो इस संबंध में एफआईआर जो संबंधित थाने हैं उसमें दर्ज किया जा चुका है और जो पुलिस के द्वारा छानबीन चल रही है और उनके द्वारा जो जानकारी मांगी गई है हमसे और जो हम प्रोवाइड करा सकते हैं हम वो कर रहे हैं। और जो घटती आई है उसको जो संबंधित प्लेसमेंट कंपनी है, जैसे यहाँ टीम HR है,
धमतरी में बारिश के बीच ग्राम घटुला में सजे बाल चौपाल बच्चों के लिए सीख और जागरूकता का इस वक्त मंच बना हुआ है। बच्चों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को रखा और बाल अधिकारों से जुड़ी हुई जानकारियां हासिल की हैं। अब कार्यक्रम के दौरान खेल खेल में बच्चों को बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, बाल विवाह और बाल श्रम जैसे कई विषयों पर जानकारी दी गई। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वणिका शर्मा ने बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया है। इस दौरान शिक्षक, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। साथ ही राजधानी रायपुर में साइबर ठगी के एक बड़े रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और टिकरापारा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इनके कब्जे से 12 ग्राम सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया कि गिरोह साइबर ठगी की रकम से ज्वेलरी दुकानों से सोने के सिक्के खरीदा करता था। अब मास्टरमाइंड मंजीत मंडल अपने साथियों को गोल्ड खरीदने के लिए भेजता था और दुकानदार के यूपीआई QR कोड की फोटो लेकर ठगी की रकम से ऑनलाइन भुगतान कराता था। बाद में जब साइबर फ्रॉड की शिकायत पर बैंक खाते फ्रीज होते हैं तो नुकसान ज्वेलर्स को उठाना पड़ता है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और ठगी की रकम के स्रोत की जांच कर रही है। पूछताछ में इस रैकेट से जुड़े कई और बड़े खुलासे होने की संभावना लगातार जताई जा रही है। राजधानी रायपुर में 12 ग्राम सोने के सिक्के बरामद किए गए हैं। ज्वेलर्स को लाखों की चप्पत यहां पर लगी है और ज्वेलर्स को यहां पर बहुत बड़ा इंसाफ मिलता हुआ नजर आया, जहां पर पुलिस के हाथ सफलता। साइबर मनी से गोल्ड की बरामदगी, जहां पर महज QR स्कैन किया और लाखों का नुकसान हो गया। कितना मामला आया है, ये कौन सा थाना है? टिकरापारा में। टिकरापारा, इसका भी एक बाइट दे देता हूँ। टिकरापारा थाना क्षेत्र में 2 गोल्ड ज्वेलर्स के दुकान में एक मामला सामने आया है, जिसमें 2 आरोपी लोग जो है उधर दुकान में आके गोल्ड खरीदने के नाम पे, वो गोल्ड के खरीदने के नाम पे उनसे संपर्क करते हैं, मतलब पूछते हैं और वहां से गोल्ड लेके ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई पेमेंट के माध्यम से उनको पेमेंट करा देते हैं। तो वो जो यूपीआई पेमेंट हुआ है वो जगदम्बा TC के नाम पे उनका पेमेंट हो जाता है। राजधानी रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति अस्पताल यानी कि मेखारा के इमरजेंसी वार्ड में दोपहर अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के बाद इमरजेंसी वार्ड और आसपास के हिस्से में धुआं भर गया, जिसके चलते मरीज और उनके परिजनों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। राहत और बचाव कार्य में अस्पताल के डॉक्टर, स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने अहम भूमिका निभाई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक इमरजेंसी वार्ड में लगे AC में खराबी या फिर उसके फटने से आग लगने की आशंका जताई गई है। हालांकि आग लगने की असल जो वजह है उसका पता लगाने के लिए पुलिस और संबंधित विभाग जांच में जुटे हुए हैं। राहत की बात तो ये रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन लगातार काले धुएं का गुबार आसमान की तरफ उड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आसपास के जो लोग हैं उनका दम घुट रहा है। हालांकि मेखारा में आग जो लगी है वो किस वजह से लगी, अभी वो वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन जब प्राथमिकी जांच की गई तो ये बताया गया कि किसी तरह का शॉर्ट सर्किट हुआ या AC में खराबी हुई, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। साथ ही रायपुर पुलिस ने गुड़िहारी इलाके में 1,74,000 रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी मोहम्मद शाहिद उर्फ मुर्गी को घटना के महज 8 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से चोरी की रकम में से 1 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़ित ई-रिक्शा में नकदी से भरा बैग छोड़कर सामान खरीदने गया था। अब इसी दौरान आरोपी बैग लेकर फरार हो जाता है। जांच और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने थाना क्षेत्र में साल 2025 में 2,70,000 रुपए की एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसको उसने कबूल भी किया। आरोपी पहले NDPS एक्ट और जुआ एक्ट में मामलों में जेल जा चुका है। अब पुलिस उसके पुराने मामलों को खंगाल रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। और एक अपना रिसेंटली और एक मामला आया था, ये गुड़ियारी थाना क्षेत्र, इसमें सीधा बाइट ही दे देता हूँ। 25 तारीख को गुड़ियारी थाना क्षेत्र में एक मामला आया था, जिसमें एक ई-रिक्शा चालक ने एक कंप्लेंट दिया था कि उसके ई-रिक्शा से लगभग अराउंड 1.7 लाख की चोरी हुई थी बोल के। वो क्या है, किराना सामान कुछ खरीदने के लिए 2 लाख गाड़ी में रखा था और
24,000 का कुछ सामान ले लिया और बाकी इसके ई रिक्शा में 1.7 लाख रखा हुआ था। साथ ही छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों पर बिजली बिल का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है और जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक सरकारी विभागों पर बिजली कंपनी का 3,200 करोड़ रुपए से अधिक बकाया हो चुका है। सबसे ज्यादा करीब 1,600 करोड़ रुपए नगरीय निकायों पर बकाया है। बढ़ते वित्तीय बोझ को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब सभी सरकारी विभागों को 3 महीने का एडवांस बिजली बिल जमा करना होगा। साथ ही अगस्त से सरकारी बिजली कनेक्शनों को प्रीपेड मीटर व्यवस्था में लाने की तैयारी शुरू कर दी गई। सरकार का फिलहाल मानना है कि इस व्यवस्था से समय पर बिल भुगतान सुनिश्चित होगा और बिजली कंपनी पर बढ़ते आर्थिक दबाव को कम करने में मदद भी मिलेगी। तो अब जो बकाया है वो लगातार बढ़ रहा है, जो कि 3 से 6,000 के बीच पहुंच चुका है, लेकिन अब इसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अगस्त से सरकारी कनेक्शनों पर प्रीपेड व्यवस्था वो लागू होगी और उसको लेकर अब कदम उठाए जा रहे हैं। 3 महीने का एडवांस बिजली बिल जमा कराने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अगली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर होटल कोर्टयार्ड में आयोजित 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। अब छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित इस कॉन्क्लेव में खेल प्रशासक, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, साथ ही खेल संघों के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और मजबूत खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराने को लेकर रणनीति तैयार करना है। आपको बता दें कि कॉन्क्लेव में प्रतिभा पहचान, विजन 2036, खेल विज्ञान, चोट से उबरने की आधुनिक तकनीक, खेल अकेडमी के विकास और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। साथ ही खेलो इंडिया मिशन छत्तीसगढ़ की नई खेल नीति और पदक रणनीति पर मंथन किया गया। आयोजकों को उम्मीद है कि ये पहल प्रदेश में खेल संस्कृति को नई दिशा देगी और खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर तैयार करेगी। दो दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव विजन टू विक्ट्री इस थीम के साथ ये आयोजन हो रहा है। 27 तारीख को दिन भर खेल विभाग के राज्य के सभी अधिकारियों के साथ बैठक करके खेल की अधोसंरचना, खेल की गतिविधियां और कहां तक जाकर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का काम करना, इन सब को लेकर बहुत विस्तार से अधिकारियों के साथ दिन भर की चर्चा हुई। के बेहतर भविष्य पर लगातार मंथन किया गया। राजधानी रायपुर में कॉन्क्लेव हुआ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसका नेतृत्व किया। और चलिए छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में इन्हीं तमाम खबरों के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। आधारित परीक्षा प्रणाली